संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। पहला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा एवं संस्कृति समिति की स्थापना किसने की? कुमाऊनी भाषा एवं संस्कृति समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शन है भजन सिंह, पातीराम, केशवदत्त रुवाली, एटकिंसन। तो इनमें से इसका आंसर होगा कुमाऊनी भाषा एवं संस्कृति समिति की स्थापना किसने की? ये की थी प्रोफेसर केशवदत्त रुवाली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड में एक वन पंचायत नियम 1931 का गठन हुआ? किस एक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड में एक वन पंचायत नियम 1931 का गठन हुआ? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपना आंसर लिखें। इसका आंसर होगा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874। ठीक है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के अंतर्गत उत्तराखंड में एक वन पंचायत नियम 1931 का गठन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्ली बेगार प्रथा की सर्वप्रथम अवमानना कब हुई थी? कुल्ली बेगार प्रथा की सर्वप्रथम अवमानना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 13 मई 1903, 12 जुलाई 1903, 21 जुलाई 1903 और 14 मई 1920। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो है 21 जुलाई 1903। ठीक है, कुल्ली बेगार प्रथा की सर्वप्रथम अवमानना हुई थी 21 जुलाई 1903 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास किसकी रचना है? तराई रुद्रपुर का विकास और इतिहास किसकी रचना है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय, मुकुंदलाल, प्रेम स्वरूप सकलानी, पातीराम। ठीक है, तो आप अपना आंसर लिखें। इसका आंसर है प्रेम स्वरूप सकलानी। ठीक है, तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास प्रेम स्वरूप सकलानी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में क्रियान्वित जलागत विकास योजना जो ग्राम्य है उसमें जो निम्न में से कौन सी संस्था वित्त पोषित करती है? ठीक है, जो ग्राम्य योजना है इसमें इनमें से कौन सी संस्था वित्त का पोषित करती है? 4 ऑप्शन है, नाबार्ड, रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो है विश्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जोशीमठ से रणचूलाकोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? जोशीमठ से रणचूलाकोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? 4 ऑप्शन है, ईश्वरदेव, निम्बरदेव, वासुदेव, अशांतिदेव। इसका आंसर होगा अशांतिदेव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग पंथ का प्रसिद्ध घेरनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? जो नाथ पंथ का प्रसिद्ध घेरनाथ का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, इनमें से इसका सही जो आंसर होगा वो है चंपावत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, श्री राम गोपाल, राम चंडी प्रसाद भट्ट और वंदना शिवा। ठीक है, इनमें से आपका जो आंसर होगा वो है श्री राम गोपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शत्रुताल किस जनपद में स्थित है? प्रसिद्ध शत्रुताल किस जनपद में स्थित है? 4 ऑप्शन है, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। इनमें से जो शत्रुताल है वो कहाँ स्थित है? वो है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस कमिश्नर ने शादी नजराना कर को बंद किया था? जो शादी नजराना कर दिया जाता था उसको बंद किया किस कमिश्नर ने? ऑप्शन है, ई गार्डनर, बेरेन, ट्रेल, विंटम। इसका आंसर होगा ई गार्डनर ने। जो ये है किस कमिश्नर ने शादी का नजराना कर को बंद किया? ये बंद किया था ट्रेल ने। ठीक है, ट्रेन लिख गया, ट्रेल है। ठीक है, शादी का नजराना कर को बंद किया ट्रेल ने। ठीक
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बागनाथ मंदिर से किस कत्यूरी शासक का शिलालेख प्राप्त हुआ? जो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में, वहां से किस कत्यूरी शासक का शिलालेख प्राप्त हुआ? ऑप्शन है वसंत देव, राजा भूदेव, अशांति देव और इच्छड़ देव। तो किसका प्राप्त हुआ? इसका आंसर है राजा भूदेव का। राजा भूदेव का शिलालेख प्राप्त हुआ बागनाथ मंदिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी पंडित ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा क्या था? ठीक है, नमक आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी पंडित ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा क्या था? ऑप्शन है शिक्षक, लेखक, चित्रकार, लेखक और फिल्मकार। इसका आंसर होगा शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? किस पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है वामन पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है वामन पुराण में बद्रिकाश्रम को गंगा तटस्थ शब्द से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि प्रेस की स्थापना किसने की थी? जो स्वर्ण भूमि प्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है के.एल. मेहता, चंडी प्रसाद भट्ट, भजन सिंह, महेशानंद जी। इसका जो आंसर होगा वो है महेशानंद जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उडाली दैमो विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? जो उडाली दैमो विवाह प्रथा है ये किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है जौनसारी, थारू, भोटिया और शौका। इसमें से इसका आंसर होगा उडाली दैमो जो विवाह प्रथा है ये शौका जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, गढ़वाल का साइमन पीटर किसे कहा जाता है? गढ़वाल का साइमन पीटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पातीराम, जगतपाल, अजयराम, खयालीराम ओड को। तो इसका आंसर होगा खयालीराम ओड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी और सरदार पटेल। इसका जो आंसर होगा जो हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु हैं वो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन किसका शोध ग्रंथ है? इनमें से किसका शोध ग्रंथ है उत्तराखंड आध्यात्मिक पर्यटन? ऑप्शन है मृणाल पांडे, सरिता शाह, अनोब ईरानी, शशि थरूर। इसका जो आंसर है उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन शोध ग्रंथ है यह है सरिता शाह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सोनगंगा, भागीरथी, नंदाकिनी और मंदाकिनी। इसका जो सही आंसर होगा राजवक्ती जल विद्युत परियोजना वो है नंदाकिनी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष दयानंद सरस्वती ने कुंभ मेले हरिद्वार की यात्रा की थी? किस वर्ष दयानंद सरस्वती ने कुंभ मेले हरिद्वार की यात्रा की थी? आपके सामने ऑप्शन है 1855, 1897, 1847 और 1911, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो है 1855 में, ठीक। अध्यापक के लिए आवश्यक है, भाई अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, छात्र को तत्काल दंड देंगे, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे। तो अगर कोई छात्र दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो उसके लिए आपको छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, तो सी इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो छात्रों में भिन्न का कौशल विकास करने के लिए छात्रों को कौशल के महत्व पर भाषण देंगे। बी, जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सी, जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। डी, उपरोक्त सभी कौशलों के विकास में सहायक नहीं होते हैं। तो इसका जो सही थर्ड का जो आंसर है वो है सी, जिस कौशल का विकास करना हो उसका स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। फोर्थ, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों जाए? इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है,
इसमें शरीर पुष्ट रहता है, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। तो इसमें सारे आंसर सही हैं, तो आपका आंसर डी होगा। जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह है अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। तो उसका जो आंसर है वो है 5th का जो आंसर है डी, अच्छा नागरिक बनता है। 6, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए समय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्वयं समय का उपयोग करके स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। भाई कोई टीचर है और अगर वो खुद लेट आता है तो बच्चे भी उससे लेट आएंगे, और अगर क्योंकि टीचर जो होता है वो विद्यालय का आदर्श माना जाता है, बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए खुद भी जल्दी आना चाहिए जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले और बच्चे भी जल्दी आएँ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में से कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? एक, ईमानदारी, बी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। छात्र में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर और सजा देकर। तो 8th का जो सही आंसर होगा वो ए, बालकों को पारितोषिक देकर। 9, यदि आपको शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, आपके छात्र अच्छे अंक से पास होंगे, अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो डी इसका सही आंसर है, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकलने की सिफारिश करेंगे, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत कर देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत कर देंगे। यदि कोई छात्र आपके कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता है तो आप उसे दंड देंगे, उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे, अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। 12, छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को न भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है बी, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। 13, आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है, आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है? छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है, छात्रों के कंधे की हड्डियों पर कुप्रभाव पड़ता है, छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। तो इनमें से जो सबसे सही आंसर है वो छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु भागने के कारण का जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। 15, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए 15 छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? बी, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना, स्वाध्याय न करने के कारण को जानना, छात्रों के अभाव को सूचित करना। तो बी है, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना। 16, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना अधिक प्रभावी होता है? 16 का जो सही आंसर है बी, शिक्षिका द्वारा। 17, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करेंगे? रोज सुबह जल्दी उठाकर, इससे होने वाली हानियां बताकर, समय पर उठने के महत्व बताकर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। 18, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? अधिक मेधावी छात्र को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है, पिछड़े छात्र को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। तो इसका जो सही 18 का जो सही आंसर है वो है डी, यह गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। 19, अनुभवी अध्यापक
छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते हैं, बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य नहीं देते हैं, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है डी, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। 20, यदि आपके शिक्षक के पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसे करना चाहेंगे? यदि आपके पास कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके, ट्यूशन करके, कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके, स्वाध्याय करके, तो इसका जो 20 का जो सही आंसर है स्वाध्याय करके। 21, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, इस और ध्यान देने आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। तो इसका जो सही आंसर है बी, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। 22, छात्र कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करोगे? ए, कारण जानने का प्रयास करेंगे, विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है डी, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? ए, छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है, छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देंगे, छात्र को डांटकर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आपके उसे अगले दिन बता देंगे। तो इसका जो सही आंसर है डी, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। 24, आप अध्यापक के कार्य को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? इसमें खूब छुट्टियां मिलती हैं, इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है, बच्चों पर रौब रहता है, समाज में आदर मिलता है। तो इसका जो सबसे सही आंसर है, नहीं, जो सही आंसर है वो डी, समाज में आदर मिलता है। यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? उससे बदला लेंगे, उससे बचकर रहेंगे, उसे क्षमा कर देंगे, उसको माफ़ी मांगेंगे, उसे क्षमा कर देंगे। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से और अभिभावक के परामर्श से। तो सी इसका सही आंसर है, विचार विमर्श से। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुख वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से हटने न दे, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। तो इसका जो सही आंसर है डी, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। 28, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक पर घर भूल आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सॉरी, यदि कोई छात्रों के विषयगत योग्यता भली भांति जानी जा सकती है, छात्रों को छात्रों के विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है विचार विमर्श से। यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया था। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कदम कदम पर उसको दिशा प्रदान करे। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक घर भूल जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपनी भेंट पढ़ती छात्र को दे देंगे, जो आपके पास जो बुक है आप वो उसे छात्र को दे देंगे। 29, प्राय ऐसे देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं, तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्राय वे छात्र मंद बुद्धि के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, प्राय वे छात्र पृथक जातीय समुदायों से होते हैं, प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो इसमें से जो सबसे सही आंसर है डी, प्राय इन छात्र सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। और उसके बाद प्राय वे छात्र मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। 30, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं तो वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे?
आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे, ऐसे साथी छात्रों की पहचान करेंगे। आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे। तो इसका जो सही आंसर है बी, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण कर ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे। तो द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं। सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते। आप इसको ढंग से पढ़ लें। इसका जो सही आंसर है ए, कक्षों का उच्च रूप से अनम्य होना। इसमें न सीखने के कारण आपको देना है, ठीक है। दूसरा है, नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं, ठीक है। तो कौन सा, व्यक्ति अध्ययन विधि या व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कौन सा कर सकते हैं। तो एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, इसका हम कर सकते हैं, बाकी का नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा, ठीक है। और ऑप्शन भी है, आप देख लें। सही आंसर मैंने आपको बताया है। तीसरा है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो इसमें से आपको कुछ स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वो आपको याद रखने हैं। ये स्किनर का है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। फोर्थ, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला बाह्य सामाजिक परिस्थिति है। छात्रों के जो भाषा विकास होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है समाज का। ये किसने कहा है, ये कथन है वाइगोट्स्की का। डी इसका सही आंसर होगा, वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 5, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप, मिट्टी से नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना और रेत पे चित्र बनाना। सबसे सही है बॉल फेंकना, ठीक है। पेशी बेकिंग शिक्षा का पिता कौन है। बेकिंग शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग शिक्षा के पिता फ्रेयर को माना जाता है। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। ये 5 मिनट का वीडियो आपके कॉन्सेप्ट जनरेट करेगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। कौन सा 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है प्रीवियस ईयर के, लेकिन और भी क्वेश्चन से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और तैयारी किस तरह से करनी होती है। तो उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, पहले उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि आप प्लीज वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दो, भाई दबा लो, आपका पैसा नहीं लगेगा उसमें, और एक लाइक जरूर कर दो, ठीक है। वीडियो को आगे पहुंचा दो। पैसा तो हमें मिलना नहीं यूट्यूब से, हम थोड़ा सा अपने ये शेयर कर रहे हैं, और ये जो पुराने पेपर है बस एक शौक है इसलिए कर रहे हैं। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है आगमन विधि है। उदाहरण से लेकर सामान्यीकरण तक आगमन में, ठीक है। और इसका अपोजिट निगमन। मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके प्रशिक्षण से लेकर उसका सब कुछ आ जाएगा, उसका नॉलेज, विषय ज्ञान सब कुछ आएगा व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र इसका सही आंसर होगा। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए, शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, सभी पर। तो सभी पर होना चाहिए। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है। निम्न बुद्धि लब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। तो विद्यार्थियों का जो निम्न उपलब्धि है ना, वो सबसे सही इसका आंसर है असुरक्षा और चिंता, ठीक है। कभी कभी देखना अपना निम्न बुद्धि लब्धि वाला बच्चा भी सीख लेता है, ठीक है। निम्न अभिप्रेरणा भी इसका नहीं हो सकता है। तो असुरक्षा और चिंता इसका सही आंसर होगा। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हो। तो इसका डी सही आंसर है, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। 12, विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है।
अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या का कठिन स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो विद्यालय में जो निम्न अभिप्रेरणा होती है, इनमें से जो सही आंसर है वो अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता के कारण होती है। 13 सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन, अपनी देखभाल करना सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। तो जो सही आंसर है डी, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। अच्छा शिक्षण है। अच्छा शिक्षण क्या है? अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और इसका अनुपालन सुनिश्चित करना, भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना, प्रत्येक को वैयक्तिक सहायता उपलब्ध कराना। तो अच्छा शिक्षण जो सही आंसर है ए। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, और अभिरुचि और अभिप्रेरण का। तो कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है वो है अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीके से संप्रेषण, अधिगम संसाधन तथा अधिकांश तो कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को और इंगित करने में। तो कक्षा कक्ष को जो सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवा के। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। और भी ऑप्शन है, आप देख ले, उनमें से सही ऑप्शन वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीयता प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो। सही आंसर है बी, परीक्षण की वैधता उच्च हो। कक्षा कक्ष की गतिविधियों कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कक्षाध्यापक पर कि वो पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वो विद्यार्थी के लिए उपयुक्त समझता है। पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वो प्रत्येक अधिगमकर्ता हेतु इसे लचीला बनाए। संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान ले। तो इसमें जो सही आंसर है कक्षा अध्यापक पर कि वो पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वो विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। ठीक है। 20 भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। विभिन्न अधिगमकर्ताओं के आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवा के। तो इसका जो सही आंसर है ए, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। क्वेश्चन नंबर 21। विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के अभिप्रेरित करने में, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं और विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो जो आकलन प्रणाली है ना, अध्यापक के लिए क्या करती है? वो विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए उनकी विशिष्टता की पहचान करने में। हर बच्चा भिन्न भिन्न होता है, हर बच्चे को अलग अलग आवश्यकताएं होती है, तो उन्हीं को समझने के लिए जो आकलन प्रणाली है उनका अध्यापक के लिए वो प्रणालियां अध्यापक को सहायक होती है। सही कथन का चयन करें। एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ
सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समक्ष अधिगम और अनुसरण संबंधी अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल सभी आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन जो सही आंसर है वो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ कर देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका जो सही आंसर है बी, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और किंतु इसके साथ ऐड हो रखा है, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। सहानुभूति तो नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा लाचार महसूस करेगा, वो खुद को कमजोर महसूस करेगा, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं हैं ना, वो उनको बताए बिना उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके जो आवश्यकताएं उनको पूरा करना पड़ेगा। कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए। तो कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ आई कांटेक्ट करके उनसे बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास संबंधित एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्रॉइड के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, डेवी के सिद्धांत से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने एक बार भी नहीं सुना होगा ना तो आप करके ही नहीं आ पाओगे, लेकिन एक बार सुन लिया, एक बार देख लिया तो आप सही करके आएंगे। पहचान विकास एरिक्सन के सिद्धांत से कभी नहीं भूलोगे। लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, लेकिन एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते वो निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं है, अल्पबुद्धि और अध्ययन में रुचि न लेने वाले। तो उनको समझना चाहिए अभी परिपक्व नहीं है। ठीक है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं, अल्पबुद्धि भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो लेकिन हम उनको मंदबुद्धि और अल्पबुद्धि कह के उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक टीचर उनको होने के नाते हमें पूरा 100% उनको देना होगा। 26 निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। सही ऑप्शन आपको चुनना है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है, इसका जो सही आंसर है, और ऑप्शन भी आप पढ़ लेना, मैं वीडियो को पॉज करके मैं सीधे सीधे आंसर पे आ रहा हूँ। बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। सही ऑप्शन है बी, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। बहुबौद्धिकता गणित और भाषा जैसी परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग। विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय सभी लेना चाहिए, तभी जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। तो बहुबौद्धिकता का जो प्रत्यय इंगित करता है वो गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद जो मैं चैनल पे जो अपलोड करने वाला हूँ, अगर आपने सबने ये वीडियो देख लिया है तो अब मैं कुछ ऑडियो, ओनली ऑडियो
जो NCERT से द्वारा प्रोवाइड हो रखे हैं। NCERT के जो ऑडियो सीरीज़ हैं लगभग 10 मिनट, 15, 20, 30 मिनट के हैं। अलग अलग टॉपिक पे वो ऑडियो हैं, वो आपको सुनने हैं। आप काम करते करते भी सुन सकते हैं उनको। मैं चैनल पे उनको अपलोड करने वाला हूँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो सही अर्थ है वो है योग्यताओं, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। और भी ऑप्शन है, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। जिन संबंध विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर हैं उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन। ये सारे आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें जो सबसे सही आंसर है योग्यताओं, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1915 में। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी है, यानी मर्म को छूने वाली कहानी है, हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी है। कछुआ धर्म निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये निबंध संग्रह है जिसका नाम है कछुआ धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुखमय जीवन कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है सुखमय जीवन। अगला प्रश्न अपना है मारे सी मोही कुठाव। मारे सी मोही कुठाव निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये निबंध संग्रह है मारे सी मोही कुठाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? तो 1883 में जयपुर में हुआ था। 1883 में जयपुर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ? तो निधन देखते हैं 1922 में 39 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, यानी बहुत ही अल्प आयु में इनका निधन हो गया था 1922 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया था? समालोचक मासिक पत्र का संपादन किया था। तो समालोचक जो मासिक पत्र था उसका संपादन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, वो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। और दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 ही कहानियां लिखी और वो भी यानी काफ़ी प्रसिद्ध कहानियां रही, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है, उसका नाम है उसने कहा था। अगर पूछ लिया जाए कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था है बुद्धू का कांटा भी उन्होंने लिखी और सुखमय जीवन लिखी, यानी 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, तीनों कहानियां अपने आप में मोस्ट हैं। कम लिखा लेकिन बहुत शानदार लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताइए। तो उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं लैना सिंह। लैना सिंह की ये प्रमुख रूप से पहचान दिलाने वाली कहानी है और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो लैना सिंह है। तो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है वो लैना सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी में लड़के और लड़की का मिलन कहां पर होता है? तो अमृतसर के एक बाजार में होता है। उसने कहा था कहानी में लड़के और लड़की का मिलन कहां पर होता है? तो अमृतसर के एक बाजार में होता है। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन है? विदूषक कहते हैं मस्करे को, या जो मजाकिया स्वभाव का होता है उसको। तो वजीरा सिंह है वो पलटन का विदूषक कहलाता था, यानी मस्करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी का पात्र कहां का रहने वाला था? यानी लैना सिंह कहां का रहने वाला था? तो लैना सिंह माझे का रहने वाला था। उसने कहा था कहानी का पात्र लैना सिंह है वो माझे का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उसने कहा था कहानी की लड़की कहां की रहने वाली थी? मगरे की रहने वाली थी। मगरे की रहने वाली थी, यानी जिसको सूबेदारनी के नाम से संबोधन दिया गया है आगे, और शुरू में पहले अंक में उसको लड़की के नाम से संबोधन दिया गया है। तो ये जो है वो मगरे की रहने वाली थी। नेक्स्ट है लैना सिंह के भाई का क्या नाम था? कीरत सिंह। कीरत सिंह था लैना सिंह के भाई का नाम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के पात्र सूबेदार हजारे सिंह के पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह था। तो उसने कहा था कहानी के पात्र सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम बोधा सिंह था।
निहार काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का ये काव्य संग्रह है निहार। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है अपना प्रश्न है, तो उत्तर देखते हैं, महादेव वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा है वो महादेव वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का ये काव्य संग्रह है जिसका नाम है रश्मि। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा की किस विधा की रचना है? तो संस्मरण रेखा चित्र विधा की ये रचना है। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। तो ये महादेव वर्मा का निबंध संग्रह है, काफी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है जिसमें स्त्री विमर्श पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही साथ ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो ये प्रश्न अपने आप में मोस्ट है। श्रृंखला की कड़ियां हैं उसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इस पर किस विषय पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें स्त्री विमर्श की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नीरजा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है नीरजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सांदे गीत काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। तो ये महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है जिसका नाम है सांदे गीत। चलिए फटाफट चलते हैं आगे, पथ के साथी महादेव वर्मा की किस विधा की रचना है? तो महादेव वर्मा की ये संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं संस्मरण और रेखा चित्र दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये जो महादेव वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र हैं उनमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल है, यानी पता नहीं चलता कि कौन सा संस्मरण है और कौन सा रेखा चित्र है। संस्मरण में भी उन्होंने शब्दों का रेखा चित्र बना दिया है और इनके जो ये संस्मरण रेखा चित्र हैं वो सारे स्मृति पर तो आधारित ही हैं, साथ में उनमें रेखा चित्र की विशेषताएं भी है, तो उनको अलग करना क्या है बहुत मुश्किल है। और जो पथ के साथी महादेव वर्मा की संस्मरण विधा की रचना है या रेखा चित्र विधा की रचना है, इसमें अपने जीवन में जिन जिन साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ या जिन जिन साहित्यकारों के सानिध्य के साथ वे आगे बढ़ी और अपने लेखन में एक तरह से उनको सचित्र वर्णन किया यानी संजोया, तो उनका वर्णन है जैसे निराला है, पंथ है, इनका चित्रण इन्होंने काफी अच्छा किया है। चलिए नेक्स्ट, दीपशिखा काव्य संग्रह की कवयित्री का नाम बताइए। महादेव वर्मा का ये काव्य संग्रह है जिसका नाम है दीपशिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो यामा काव्य संकलन के लिए महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला अपना प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। यहां पर की पढ़ें आप, ये के स्थान पर की पढ़ें, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये महादेव वर्मा की रचना है साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। मेरा परिवार संस्मरण रेखा चित्र रचना की लेखिका का नाम बताइए। तो लेखिका का नाम महादेव वर्मा है और मेरा परिवार में महादेव वर्मा ने जीवन में जो पशु पक्षी जीव जंतु आदि पाले और उनकी जो स्मृतियां थी उनको जो संजोया है, उनका वर्णन किया है। वो जो सारे के सारे संस्मरण हैं या रेखा चित्र हैं वो मेरा परिवार में संकलित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में महादेव वर्मा का जन्म हुआ था। महादेव वर्मा के काव्य में किसकी प्रधानता है? वेदना और करुणा की प्रधानता है। वेदना और करुणा की प्रधानता मुख्य रूप से पाई जाती है महादेव वर्मा के काव्य में। चलिए, स्मृति की रेखाएं संस्मरण रेखा चित्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महादेव वर्मा की यह रचना है स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महादेव वर्मा के गोरा रेखा चित्र में किसका वर्णन किया गया है? तो महादेव वर्मा के गोरा रेखा चित्र में गोरा गाय के अंतरंग एवं बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। तो गोरा गाय के अंतरंग एवं बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि प्रश्नों के एक विस्तृत भंडार को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भास्कर बीरबल सिंह चैनल को सर्च करें, यानी आपको नाम बोलना है, सिर्फ आप बोल करके सर्च कर लें भास्कर बीरबल सिंह, तो आपके सामने यानी हजारों हजार प्रश्नों का एक संकलन उपस्थित हो जाएगा यूट्यूब पर।
इसके साथ ही दूसरा जो चैनल है भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन, यानी भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन चैनल पर भी आप सर्च करोगे तो भी आपके सामने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक विशाल भंडार आपके सामने आएगा। और आप अगर व्याकरण से संबंधित टॉपिक देखना चाहते हो तो आप ये जो परिचय हिंदी साहित्य, भास्कर बीरबल सिंह, भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन, इन तीनों चैनलों के जो ग्रामर पोर्शन है प्लेलिस्ट में वहां पर जाइए और आपको मिलेगा। यानी आमतौर पर चाहे मैं कहीं भी किसी भी चैनल पर काम करूं, मैं प्लेलिस्ट में आमतौर पर इन तीनों चैनलों में जो है वो वीडियो डालता रहता हूं। तो ग्रामर जो है हिंदी की व्याकरण है उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण का जो भाग है उसमें देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय करुणा की कविता है, यह कथन किसका है? यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है और गोरा नामक संस्मरण रेखा चित्र में इसका वर्णन है। गाय करुणा की कविता है, यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। चलिए, सेठ गोविंदास के नाटकों के नाम बताइए। सेठ गोविंदास के नाटकों के नाम है प्रकाश, कर्तव्य, नवरस। प्रकाश, कर्तव्य और नवरस ये सेठ गोविंदास के नाटक हैं और विशेष तौर से सेठ गोविंदास हैं वो एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो 3 नाटकों के नाम भी हम देख लेते हैं, प्रकाश है, कर्तव्य है, नवरस है। चलिए, सेठ गोविंदास के एकांकी संग्रहों के नाम बताइए। तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं। सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। तो 4 एकांकी संग्रह हैं सेठ गोविंदास के, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सेठ गोविंदास के प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो 3 उपन्यास अपने सामने प्रकट हो रहे हैं, चंपावती, कृष्णलता और सोमलता। तो ये सेठ गोविंदास के तीनों उपन्यास हैं, चंपावती, कृष्णलता और सोमलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ गोविंदास का जन्म कब हुआ? 1896 में सेठ गोविंदास का जन्म हुआ था। 1896 में सेठ गोविंदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, सेठ गोविंदास को पद्म भूषण अलंकार से कब सम्मानित किया गया? 1961 में सेठ गोविंदास को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया था। चलिए, अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ? 1916 में अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था, 1916 में। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष। तो बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष। और भी रचनाएं हैं, नीचे चलते हैं। मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नैन, एकदा नैमिषारण्य। उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नैन, एकदा नैमिषारण्य। उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर के ये उपन्यास हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटिका, अवशेष, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने, यानी 4 कहानी संग्रह हैं। वाटिका, अवशेष, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने। कहानी संग्रहों के लेखक का नाम बताइए। तो ये अमृतलाल नागर के कहानी संग्रह है। वाटिका, अवशेष, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी संग्रह का नाम बताइए। तो जीवनी संग्रह कह सकते हैं या जीवनी साहित्य भी कह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु नामक इन्होंने जीवनी साहित्य की रचना की थी। इनके द्वारा लिखित जो जीवनी है उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो साहित्य और संस्कृति इनके निबंध संग्रह का नाम है। साहित्य और संस्कृति निबंध संग्रह उसका नाम है, नहीं, लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकलस व्यंग्य संग्रह के लेखक का नाम बताइए। काफी प्रसिद्ध ये रचना है और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की ये काफी प्रसिद्ध रचना है चकलस। हमारी युग निर्माता और सतखंडी हवेली का मालिक, ये बाल साहित्य है। हमारी युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक और आदि बाल साहित्य के लेखक का नाम बताइए। तो ये दोनों रचनाएं हैं, ये अमृतलाल नागर की बाल साहित्य संबंधी रचनाएं हैं जिनके नाम हमारी युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस,
उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। मानस का अंश है वो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है खंजन नयन उपन्यास के किसके जीवन पर आधारित है? खंजन नयन, तो ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। सूरदास जी के जीवन पर आधारित है ये उपन्यास खंजन नयन। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन कहानी किस पत्र में छपी थी? सुखमय जीवन कहानी वो किस पत्र में छपी थी? तो ये भारत मित्र पत्र में 1911 में प्रकाशित हुई थी। तो सुखमय जीवन कहानी है वो भारत मित्र पत्र में सन 1911 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार का कार्य किसने संभाला था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर वेधशाला के जीर्णोद्धार का कार्य संभाला था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था। शिवराम शास्त्री जी था इनके पिताजी का नाम। नेक्स्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक पत्र का संपादन कब से आरंभ किया? 1902 से इन्होंने आरंभ किया था समालोचक पत्र का संपादन। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। यह काफी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टू मोस्ट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसकी रचना की थी? तो जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स की रचना की थी। जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स की रचना की थी कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए, उसने कहा था कहानी का कथानक किस पर आधारित है? प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर। प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर, यानी उसने कहा था कहानी का कथानक यानी विषय वस्तु है वो आधारित है। कथानक कहते हैं विषय वस्तु को, यानी किस विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है या कहानी क्या है। चलिए नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी के प्रथम अंक में किसका चित्रण किया गया है? तो उसने कहा था कहानी में 3 अंक हैं। तो पहले अंक में बालक बालिका के बाल सुलभ निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। बाल सुलभ निश्चल प्रेम है, बिना छल का जो प्रेम है उसका चित्रण किया गया है। अगला है अपना, उसने कहा था कहानी के दूसरे अंक में, यानी दूसरा अंक है उसमें किसका चित्रण किया गया है? महायुद्ध के वातावरण का चित्रण किया गया है। तो दूसरे अंक में महायुद्ध के वातावरण का चित्रण किया गया है। अगला है, उसने कहा था कहानी के तीसरे अंक में किसका चित्रण किया गया है? लैला सिंह के आत्मोत्सर्ग का चित्रण किया गया है। लैला सिंह का जो आत्मोत्सर्ग है यानी अपने आप का उत्सर्ग या अपने आप का बलिदान है उसका चित्रण किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसके संपादक मंडल में भी काम किया? किसके संपादक मंडल में भी काम किया? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में काम किया। पहला है अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, वही, आग, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। दूसरा है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं आगंतुक, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत। तीसरा है अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची है तिमिर, तम, अंधेरा, तिमिश्र, रात। अगला है अश्व, जिसका पर्यायवाची है घोटक, हय, वाज, संधव, तुरंग, घोड़ा। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची है नेत्र, चक्षु, नयन, दृग, लोचन। अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है नभ, व्योम, अंबर, अनंत, गगन, आसमान। अगला है आनंद। आनंद का पर्यायवाची है खुशी, प्रसन्नता, हर्ष और उल्लास। अगला पर्यायवाची शब्द है इंद्र, जिसका पर्यायवाची शब्द है देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवराज, महेंद्र। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, कामना, लालसा, मनोरथ, चाह। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, अखिलेश, परमात्मा। अगला शब्द है उन्नति, जिसका पर्यायवाची शब्द है प्रगति, उत्थान, उन्नयन, उत्कर्ष, विकास। अगला पर्यायवाची शब्द है उपवन। उपवन का पर्यायवाची शब्द है उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका, कुसुमाकर।
अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची है पट, वस्त्र, चीर, अंबर। अगला शब्द है कमल। कमल का पर्यायवाची है जलज, पंकज, वारिज, सरोज, अंबुज, राजीव। अगला शब्द है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अनंग, मनोज, रतिपति, कंदर्प, पंचसटर। अगला पर्यायवाची शब्द है किरण, जिसका पर्यायवाची है अंशु, रश्मि, मरीचिका, किरण। अगला पर्यायवाची शब्द है किनारा, जिसका पर्यायवाची है कूल, तट, तीर, पुलिन। अगला शब्द है कृपा, जिसका पर्यायवाची शब्द है दया, मेहरबानी, अनुकंपा, अनुग्रह, सहानुभूति। अगला शब्द है कोयल, जिसके पर्यायवाची हैं पिंक, पिक, बसंत दूत, कोकिला, श्यामा, कोकिल। अगला शब्द है कृष्ण, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं केशव, माधव, गोपाल, मोहन, मुरारी, वासुदेव। अगला शब्द है खल, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं दुर्जन, नीच, अधम, कुटिल। अगला शब्द है गणेश, जिसका पर्यायवाची शब्द है गजानन, लंबोदर, गणपति, गजवदन, विघ्नेश। अगला पर्यायवाची शब्द है गंगा, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, सुरसरी। अगला शब्द है गृह। गृह का पर्यायवाची शब्द है घर, भवन, आलय, निकेत, सदन, निकेतन, धाम। अगला शब्द है चतुर। चतुर का पर्यायवाची है कुशल, योग्य, निपुण, दक्ष, प्रवीण, होशियार। अगला शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची है हिमांशु, सुधांशु, इंदु, सोम, सुधाकर, रजनीश, शशि। अगला शब्द है चांदनी, जिसके पर्यायवाची शब्द है ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। अगला शब्द है जल, जिसके पर्यायवाची शब्द है पानी, तोय, नीर, पय, अम्ब, सलिल, वारी। अगला शब्द है जंगल, जिसके पर्यायवाची शब्द है कांतार, वन, कानन, अरण्य, विपिन। अगला शब्द है तलवार। तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं करवाल, खड्ग, शमशीर, चंद्रहास। अगला शब्द है तारा, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं तारक, नक्षत्र, उंड, नखत। अगला शब्द है तालाब, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं सर, पुष्कर, सरोवर, ताल, जलाशय, तडाग। अगला शब्द है तीर, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं बाण, सर, सायक, सिलीमुखी। अगला पर्यायवाची शब्द है दिन, जिसके पर्यायवाची हैं वार, दिवस, वासर, दिवा। अगला शब्द है दुख, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं व्यथा, पीड़ा, कष्ट, शोक, विषाद, क्षोभ। अगला शब्द है देवता। देवता के पर्यायवाची हैं सुर, देव, अमर। अगला शब्द है दूध। दूध के पर्यायवाची हैं पय, दुग्ध, क्षीर। अगला शब्द है धन, जिसका पर्यायवाची शब्द है श्री, दौलत, अर्थ, संपत्ति, वित्त, मुद्रा। अगला शब्द है धनुष। धनुष का पर्यायवाची शब्द है चाप, कोदंड, धनु, सरासन। अगला शब्द है नदी, जिसका पर्यायवाची शब्द है सलीला, सरिता, सरित, तटनी, नद। अगला शब्द है नारी। नारी का पर्यायवाची शब्द है महिला, स्त्री, अबला, रमणी, कामिनी। अगला शब्द है नौकर। नौकर का पर्यायवाची शब्द है भृत्य, अनुचर, सेवक, परिचारक, दास। अगला शब्द है नौका, जिसका पर्यायवाची शब्द है नाव, बेड़ा, पोत, तरी, तारड़ी। अगला शब्द है पक्षी, इसका पर्यायवाची शब्द है विहग, विहंग, पखेरु, खग, द्विज, हंडज। अगला शब्द है पति। पति के पर्यायवाची हैं बालम, साजन, भर्ता, बल्लभ, कांता, स्वामी। अगला शब्द है पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची है प्रिया, बामा, वधु, अर्धांगिनी, गृहिणी, दारा। अगला शब्द है पताका, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं ध्वजा, झंडा, निशान, ध्वज। अगला शब्द है पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची हैं पाहन, पाषाण, उपल, प्रस्तर, अस्म। अगला शब्द है पवन। पवन के पर्यायवाची हैं वायु, अनिल, समीर, बात, मारुत। अगला शब्द है पुष्प, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची हैं बेटी, सुता, आत्मजा, तनया, कन्या, तनुजा।
अगला शब्द है पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची है बेटा, सुत, आत्मज, तनय, नंदन, लाला। अगला शब्द है पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची है भू, भूमि, धरा, धरणी, धरित्र, वसुंधरा, धरती। अगला शब्द है प्रकाश, प्रकाश के पर्यायवाची है छवि, द्युति, ज्योति, प्रभा, रोशनी। अगला शब्द है बंदर, बंदर के पर्यायवाची हैं हरि, वानर, मरकट, कपि, शाखामृग आदि। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।